हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज होंगी ये आपके टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बन एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है 1 2 3 4। तो ये जो हमारा कार्बन है इसकी एटॉमिक नंबर होती है 6 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,4। और जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कि आपके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the electronic configuration of carbon is found to be 2,4. How many bonds can one carbon atom form in a compound? ये जो हमारा कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है जो कि है हमारा 2,4 और हमसे पूछा जा रहा है कि एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि कार्बन बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तो उसके लिए हमको ऑक्टेट थ्योरी को समझनी पड़ेगी और ऑक्टेट थ्योरी हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन इसलिए करते हैं कि वो नियरेस्ट नोबेल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उनको वो अटेन करना चाहते हैं, मतलब वो नियरेस्ट नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं। उसके लिए वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन करते हैं और शेयर करते हैं। तो ये 3 पॉसिबल वे होती है जिससे कोई भी एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है या अटेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बन के केस में क्या है कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि कार्बन जो होता है वो हमारे 4 बॉन्ड बनाते हैं। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लीविस सिंबल क्या होता है कार्बन का, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एलिमेंट का सिंबल दिखाते हैं और साथ साथ जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो भी हम लोग डिपिक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग डॉट का या क्रॉस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन का लीविस सिंबल को बना सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्ड। जो हमारा कार्बन एलिमेंट है वो मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड से ही कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। हमारा ऑप्शन है देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। ये सही बात है कि जो हमारा कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात सही है। सेकंड पॉइंट हमारा, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+ आयन। कि जो कार्बन है तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या बनाएगा, C4+ आयन का फॉर्मेशन करेगा और इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। बट इसका फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। आप क्लास 11 में जाएंगे तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना होता है जिसको हम लोग आईपी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो हमारा कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं पहले, जैसे ही वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो होगा क्या कि प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही है पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी उसकी जो संख्या है वो बढ़ के पहले क्या थी, पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, अब वो इंक्रीज होके क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है, इसके कारण जो कार्बन है वो C4- आयन का भी फॉर्मेशन नहीं करता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, इट शेयर्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जो कार्बन होता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसी को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा कार्बन है वो कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो कैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। इसके कारण क्या करना पड़ता है कार्बन को कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है जिससे वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Question 4. The table show the electronic configuration of 4 elements. Identify which elements will form covalent bond with carbon. इस टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कुछ एलिमेंट्स के और हमको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ।
तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें मेनली आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके बॉन्ड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो, या 6 इलेक्ट्रॉन हो, या 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट को कि वो नॉन मेटल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा एलिमेंट P है उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, ये नॉन मेटल है। तो ये क्या कर सकता है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ऑप्शन जो P है जो हमारा एलिमेंट है वो बॉन्ड बनाएगा। फिर हम लोग देखते हैं एलिमेंट Q के बारे में। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2,8,1, मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये मेटल है। तो ये मेटल है तो क्या करेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो Q जो हमारा एलिमेंट है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। फिर हम लोग एलिमेंट R के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या है 2,8,7, मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये नॉन मेटल है। अगर ये नॉन मेटल है तो ये क्या कर सकता है कि कार्बन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो R जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। फिर हम लोग बात करते हैं S के बारे में। तो S में क्या है 2,8,8, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस या इनर्ट गैस। और ये जो जनरली क्या होते हैं, ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारा P है और R जो है एलिमेंट वही कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B, P एंड R। Moving to the next question. Question 5. The bond between two identical non-metallic atom has a pair of electron. हमारा ऑप्शन है equally shared between two atoms, transferred completely from one atom to another, one gains and other loses, unequally shared between them. So option A is the correct option, equally shared between two atoms. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दो नॉन मेटेलिक अगर आइडेंटिकल एटम है तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वली शेयर होते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल्स को समझे तो मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का एक और एटम है। अगर वो दोनों कंबाइन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो इक्वली शेयर होगा दोनों के बीच में। और ये क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल लिखा हुआ है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, सेम नॉन मेटेलिक एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली शेयर होगा। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन में जो बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब वो Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। जब क्लोरीन और क्लोरीन में जो बॉन्ड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो इक्वल शेयरिंग होगी। आप इसको बना सकते हैं ऐसे, एक क्लोरीन है तो क्लोरीन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह ये क्लोरीन का दूसरा आइटम है, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन ये और ये जो शेयर कर रहे हैं वो इक्वली शेयर होता है। तो ये आपका Cl2 का फॉर्मेशन होता है और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे ऑप्शन है कोवेलेंट रिएक्शन आर स्लो इन नेचर, ये सही बात है कि जो हमारे कोवेलेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये भी सही बात है। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि वैसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात कर रहे होंगे। तो ये भी बात सही है कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड, हेंस लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बात सही है कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में कमजोर होता है। इसी के कारण जो हमारे आयनिक, इसी के कारण क्या है कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये भी बात सही है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, कि कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो सारी इन चीजों को शो करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, carbon forms 4 covalent bond by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atom, example hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attain the electronic configuration of, हमारे ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, नियोन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नियोन। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि कार्बन के पास क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसने क्या किया, 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो क्या हो जाएगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10।
10 का मतलब क्या होगा कि जो आपके नियरेस्ट नोबल गैस है नियोन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2,8। तो ये 4 बॉन्ड बनाने के बाद नियोन की जो कन्फिगरेशन है उसको अटेंड कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कोवेलेंट कंपाउंड्स। हमारा ऑप्शन है हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट रॉन्ग है। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, उनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो ये भी हमारा पॉइंट रॉन्ग हो गया। आर फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी बात हमारा रॉन्ग हो गया। कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल मेंशन किया हुआ है, और जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एटम। ये बात हमारा सही है कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब जाके क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से इनका फॉर्मेशन होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Covalent bonds are formed by dash of electron between two atoms so that both can achieve a completely filled outermost shell. हमारे ऑप्शन है गेनिंग, शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, लूजिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, शेयरिंग। जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। उसके बाद से क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब कि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमॉन्ग आइडेंटिकल एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ब्रांच्ड और रिंग कंपाउंड इज नोन एज। हमारे ऑप्शन है कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, टेट्रावैलेंसी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमके आइडेंटिकल एटम होते हैं वो आपस में कंबाइन करके लॉन्ग चेन, ब्रांच और रिंग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन में अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको हम लोग स्ट्रेट चेन बोलते हैं। जब कार्बन एटम्स आपस में ब्रांच का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। तो कार्बन एटम ने क्या किया, यहाँ पे ब्रांच का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। और कार्बन एटम क्या करते हैं आपस में वो रिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं, मतलब जिसमें हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा ओपन हो गया, ये दोनों के दोनों ओपन चेन ऑफ कंपाउंड्स होंगे। और ये हमारा रिंग का मतलब क्या हो गया, क्लोज चेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन को शो करता है, हमारे बाकी जो एलिमेंट है सल्फर या फिर जो हमारा फॉस्फोरस है ये भी कैटिनेशन को शो करता है। बट जिस एक्सटेंट तक कार्बन कैटिनेशन को शो करता है उस एक्सटेंट तक बाकी जो हमारे एलिमेंट है वो कैटिनेशन को शो नहीं करते। और कैटिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत बात है। जो हमारे कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही बात है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी सही बात है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बीच में वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड होता है। तो जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कार्बन कंपाउंड्स के बीच में वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हमारा चौथा ऑप्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इन डबल कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ। हमारे ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 इलेक्ट्रॉन्स।
जब भी आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जब भी आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगी। जब आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, और जो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये आपका जो O2 मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल होती है, उसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। तो ये है आपका O2 का फॉर्मेशन। इसमें आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बाकी मैं जब बात करूँ और, तो जो आपका CO2 होता है उसमें भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 2,6, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, तब जाके ये क्या कर सकता है कि ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कार्बन के साथ। तो वो कैसे करेगा, ऐसे। और आप यहाँ पे लिविंग सिंबल दिखाएंगे तो 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया, और कार्बन के जो वैलेंसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, टेट्रा वैलेंसी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और एक बॉन्ड यहाँ पे। तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया, और साथ ही ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसमें दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो जब भी आपसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. The total number of electrons that take part in forming a bond in N2 is, जो हमारा N2 मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 6। समझते हैं हम लोग कैसे कि फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ N2, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि लिविस सिंबल लेना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का जो लिविस सिंबल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन का जो सिंबल है उसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई 2,5। तो जो हमारा लिविस सिंबल होता है इसमें हम लोग जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स को दिखाते हैं, साथ साथ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो हम लोग डिपिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के इसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 डॉट को दिखाएंगे। सेम हमारे पास N2 है, मतलब क्या हो गया, 2 एटम होंगे, तो एक और एटम होगा उसके बीच में भी हम लोग सेम दिखाएंगे, 1, 2, 3। तो जब हमको ऐसा पता नहीं होता है कि कार्बन या किसी भी कंपाउंड में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और देखेंगे कि क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके आगे हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट केस हम लोग सिनेरियो समझते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में फर्स्ट एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो N और N, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या हुए, ये 5 था, हमने 5 यहाँ पे शो कर दिया, और यहाँ पे एक और एक एटम के बीच में, एक और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ऑक्टेट कंप्लीट करिए, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का जो एटम है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में नहीं होंगे। तो हम लोग चेक करते हैं क्या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। तो देखिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप दिखाइए 1, 2, 2 यहाँ दिखाइए और एक यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे सेम दिखाते हैं, 2 इधर, 2 इधर और एक इधर। वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड दूसरी बॉन्ड। अब फिर हम लोग सेम चीज़ करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह इस नाइट्रोजन के बारे में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब अभी भी जब हम लोग डबल भी बॉन्ड बना रहे हैं फिर भी नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं।
लाइकवाइज दूसरा आइटम है उसके बारे में हम लोग ऐसा शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। अब जो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ दिस। जो हमारे हाइड्रोकार्बन है वो मेनली क्या चीज के कंपोज हुए होते हैं। हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन ओनली, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन ओनली। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। आप नाम से भी समझ सकते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जो कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर आपसे मैं बात करूं एल्केन, एल्कीन्स या एल्काइंस, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही रहते हैं। तो जो हमारे एल्केन है, एल्कीन्स है या एल्काइंस है, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन एंड इथेन रिस्पेक्टिवली। मीथेन और इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मीथेन और इथेन का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो मीथेन होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4 और जो इथेन होता है वो होता है C2H6। तो देखिए मीथेन है तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखिए कार्बन है तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन, 1 2, चारों साइड से हम लोग 4 हाइड्रोजन को लेके आ रहे हैं। हाइड्रोजन, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो ये हमारा CH4 है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं CH H और H। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4। तो मीथेन में कितने बॉन्ड हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड 4। अब इसी तरह हम लोग इथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो C और C 2 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 7। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 4,7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में 4,7। तो मीथेन में आपके कितने बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड 4 और इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 7। इसी तरह आपको बाकी स्ट्रक्चर भी दे सकता है कि प्रोपेन में कितने होते हैं, ब्यूटेन में कितने होते हैं, पेंटीन में कितने होते हैं, हेक्सेन में कैसे होते हैं। तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ ही आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शन है 1 2 3 0। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और बाकी आपके हाइड्रोजन होते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की जो संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटेन has the molecular formula C5H12. It has 5 covalent bond, 12 covalent bond, 16 covalent bond, 17 covalent bond। तो इस क्वेश्चन में आपके पास पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी 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 सी, ये हमारे 5 कार्बन हो गए। और ये हमको समझ में क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो सारे हाइड्रोजन होंगे, जो बाकी बच गए कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो आपके हाइड्रोजन होंगे। तो ये हम लोग इसको फिल कर रहे हैं हाइड्रोजन, 1 2 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे काउंट करिए, तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इसमें कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, 1 4 बॉन्ड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो हमारा पेंटेन होता है उसमें 16 कोवेलेंट बॉन्ड होती है।
तो इसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना वो भी कोवैलेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना वो भी कोवैलेंट है, तो आपको सारे बॉन्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो राइट आंसर इज 16 कोवैलेंट बॉन्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ग्राफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन आर एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑफ कार्बन। जो हमारा ग्राफाइट है, डायमंड है और जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, ये हमारे कार्बन के क्या चीज़ के एग्जांपल है। हमारे ऑप्शन है आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोबर्स, एलोट्रॉफ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एलोट्रॉफ। जो हमारा कार्बन होता है उसके 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, एक को हम लोग ग्राफाइट बोलते हैं, एक हमारा डायमंड है, एक हमारा फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन जो होता है ये हमारा इसमें 60 एटम्स कार्बन के आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे एलोट्रॉफ्स है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। जो हमारा डायमंड होता है उसमें एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए रहता है, तो इससे आपका क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है। हमारे ऑप्शन है हेक्सागोनल एरे और रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ फुटबॉल और स्ट्रक्चर ऑफ रिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जो हमारे कार्बन होते हैं डायमंड में, वो एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं, जिससे इससे क्या होता है कि डायमंड जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर जो इसको मिलती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, और डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड जो होता है हमारा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आपके कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से इस तरह बॉन्ड होते हैं कि इनको एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है उसने क्या किया, वो चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे डायमंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Moving to the next question. Question number 20. Which of the following statement about graphite and diamond is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्राफाइट और डायमंड के बारे में सही है। हमारे ऑप्शन है दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दे अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। How many number of carbon atom are joined in a spherical molecule of Buckminster fluorine? जो हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन है, जो कि हमारा कार्बन का एक एलोट्रॉफिक फॉर्म है, इसमें कितने कार्बन एटम आपस में ज्वाइंट होते हैं। हमारे ऑप्शन है 30, 60, 90, 120। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 60। जो हमारा 60 एटम्स कार्बन की आपस में कंबाइन होते हैं, और इस पर क्या स्ट्रक्चर मिलता है, एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। तो यहाँ पे बकमिंस्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक डोम का फॉर्मेशन किया था, और उनकी जो आर्किटेक्चर थी वो इससे सिमिलर थी, इसलिए हम इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। और इसमें 60 एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जो कि आपका एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। कार्बन का वो एलोट्रॉप्स जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है डायमंड, ग्राफाइट, चारकोल, C60। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्राफाइट। जो हमारा ग्राफाइट है कार्बन का एलोट्रॉप्स, वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो जो हमारा ग्राफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफाइट है उसमें एक कार्बन जो है वो 3 अदर कार्बन एटम के साथ कंबाइंड है। तो और हमको पता है कि जो हमारा कार्बन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया बाकी कार्बन एटम के साथ, और एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि आपका जो एक कार्बन एटम है वो बाकी 3 कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ग्राफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। Moving to the next question. From which of the following substance a pencil lid is formed? इनमें से कौन सा सब्सटेंस को हम लोग पेंसिल लिड में यूज करते हैं। हमारे ऑप्शन है चारकोल, वुड, लीड, ग्राफाइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्राफाइट।
जो हमारा ग्राफाइट होता है, जो कि एक कार्बन का एक एलोट्रॉफिक फॉर्म है, वही पेंसिल के लिड में यूज होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, जो हमारा पेंटेन है उसके कितने आइसोमर्स है? हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है, और साथ ही साथ जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है कंपाउंड्स की, वो भी अलग होती है। तो जो हमारा पेंटेन है इसमें 3 आइसोमर्स होते हैं, तो हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये पेंटेन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H12। मैं आपको बताऊंगा फर्दर वीडियो में कि इसको कैसे याद करना है। अभी आप समझिए कि पेंटेन जो होता है उसका जो फॉर्मूला हो गया वो C5H12, मतलब कार्बन के कितने एटम है? 5 एटम है। तो आप इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आप 5 कार्बन एटम को एक स्ट्रेट चेन में फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? 5 कार्बन एटम हो गए, और आप यहाँ पे हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं, या नहीं भी फिल करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपके हाइड्रोकार्बन से। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, तो ये आपका एक आइसोमर्स होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 4 कार्बन एटम को आप स्ट्रेट में रखिए और एक को आप ब्रांच बना दीजिए, मतलब कि 1, 2, 3, 4, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेट चेन हो गया, और आपने एक ब्रांच बना दिया, तो 5 कार्बन एटम हो गए। अगर आप हाइड्रोजन फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 और बॉन्ड बनाएगा, तो CH3। यहाँ पे भी कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे भी कार्बन 3 और बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे देखिए कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, तो एक और बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे H। यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे 2H, ऐसे और ऐसे। और यहाँ पे 3 कार्बन, 1, 2 और 3। अब काउंट कर लीजिए, 3, 5, 6, 6, 3, 9 और 3, 12। तो क्या हो गया? C5H12। तो ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब आप सोचेंगे कि क्या आपने ब्रांच यहाँ पे कर दिया, क्या इस ब्रांच को हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा? तो देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कर दे, बट आप जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका और इसका ये दोनों सेम कंपाउंड है, क्योंकि ये दोनों क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये भी क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपका जो नॉमेनक्लेचर है वो आपके सिलेबस से भी हटा दिया गया, बट ये दोनों जो कंपाउंड है आपके, इनका सेम नाम है, क्योंकि ये सेम कंपाउंड है। तो ये आपका आइसोमर्स नहीं होगा, क्योंकि आइसोमर्स में हमने क्या सीखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और इसमें स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है, तो ये आइसोमर्स नहीं होंगे। तो तीसरा क्या होगा कि आपने पेरेंट चेन में 3 कार्बन रखा और 2 से आपने ऐसा ऐसा ब्रांचिंग कर दिया, तो इसमें क्या हो गया? 5 कार्बन आइटम हो गए। और यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन फिल करके देख लीजिए, तो एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो कितना और बॉन्ड बनाएगा? 3। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी 3, और इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। आप काउंट करिए, 3, 6, 9, 12। तो ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया आइसोमर्स का, पेंटेन का, और इसका नाम क्या होता है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये 3 स्ट्रक्चर है जो कि पेंटेन का आइसोमर्स है। तो आपको इस पे एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है कि आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाए, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो आपके पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो गए? 3। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। जो हमारा ब्यूटेन है उसमें से इनका करेक्ट स्ट्रक्चर आइसोमर्स कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? कार्बन के 4 एटम होंगे, C4, और ये एल्केन है, तो क्या होगा हमारा जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। तो ये हमारे कितना हो जाएंगे? हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। कैसे? C4H2 × 4+2, दैट इज C4H10। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो हमको इसको आइसोमर्स बनाना पड़ेंगे। तो देखिए 4 कार्बन एटम है, तो आप इसको क्या करिए? सबसे पहले आप इसको स्ट्रेट चेन बनाइए, तो ये हमारा एक पॉसिबल हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं कि 3 को आप स्ट्रेट चेन में रखिए और एक को आप ब्रांच बनाइए,
तो आप ऐसे बना सकते हैं, 3 को आपने स्टेट में रखा और आपसे एक ब्रांच बना दिया, तो ये एक पॉसिबल वे है। तो ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसका नाम बोलेंगे तो ये होता है एन ब्यूटेन और ये होता है आपका आइसोब्यूटेन। ये आपका कॉमन नेम हो गया। और आप इसका आईयूपीएसी करेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, पहला वाला स्ट्रेट चेन है तो ये वाला होगा। सेकेंड वाला देखिए, इसमें आप हाइड्रोजन की काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है C4H8। और हम मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है C4H10, तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाला देखिए, 3 कार्बन आपके पेरेंट चेन में और एक ने ब्रांच बनाया, और आप यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कितना होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10, तो ये हो गया आपका सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ब्यूटेन के। आपका इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आ सकता है एग्जाम्स में, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड। इनमें से कौन सी बात आइसोमर्स के बारे में करेक्ट नहीं है। हमारे ऑप्शन है दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सही बात है। दे डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही बात है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी सही है। दे हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, ये गलत बात है। जो हमारे आइसोमर्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, तो ये गलत बात है। हमको यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना था, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydrocarbon should have a minimum number of how many carbon atoms to show isomerism। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एल्केन हो, उसको आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए मिनिमम कितनी कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको चेक करते हैं। तो हमारा जो पहला एल्केन होता है वो होता है मीथेन, जिसमें कार्बन एटम की संख्या 1 होती है। तो अगर एक एटम है, एक कार्बन एटम है, तो ये कोई आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं, ये होगी मीथेन। फिर हम लोग दूसरा एल्केन को देखते हैं जो कि हमारा इथेन, इसमें कार्बन एटम 2 है, तो आप इसका कोई भी ब्रांचिंग नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे भी बनाएंगे फिर भी ये पेरेंट चेन ही है, मतलब ये पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन एटम है, तो इसकी भी कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखते हैं C3H8, इसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3। अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कुछ बना दूं, तो ये भी ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि ये जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉमेनक्लेचर करते टाइम कि यही पेरेंट चेन में आ जा रहा है, मतलब जो आपका मेन चेन है उसी में एक कार्बन आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं हुई, तो प्रोपेन के भी कोई आइसोमर्स नहीं होते। फिर हम लोग देखते हैं ब्यूटेन, C4H10। हम लोग पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारे ब्यूटेन होते हैं इसमें क्या होता है, 2 आपके आइसोमर्स होते हैं, तो मिनिमम 4 कार्बन आइटम होते हैं आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4। Moving to the next question. Question number 28. A group of organic compound having similar structures and similar chemical properties in which the successive compound differ by CH2 group is called a। वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और जो हमारे सक्सेसिव कंपाउंड्स हो उनमें CH2 का डिफरेंस हो, तो उनको हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन है टेट्रा वैलेंसी, होमोलोगस सीरीज, कैटिनेशन, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है बट वहां पे सिमिलर फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। और जो आपके सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं उसमें CH2 का डिफरेंस होता है सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में। तो उनको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और टेट्रा वैलेंसी क्या होती है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। और कैटिनेशन क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। जो हमारा C3H8 है वो किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। तो हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज के बारे में समझा कि जो हमारा होमोलोगस सीरीज होता है इसमें क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला होती है।
और जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, CH2 का जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कार्बन एटम की संख्या अगर 1 होगी तो जो वहाँ पर रूट नेम होता है वो होता है मीथेन। जो हमारे कार्बन एटम की संख्या अगर 2 है तो इथ, जो हमारे कार्बन एटम की संख्या 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। और हमको यहाँ पे सीख समझना पड़ेगा कि अगर वो एल्केन है, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उनका अगर हमको नॉमेनक्लेचर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट वर्ड में सफिक्स का यूज करते हैं जो कि है ANA, ठीक है। और अगर हमारे एल्कीन है या एल्काइन है जो कि हमारे क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में। तो इनके जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, रूट वर्ड के आगे हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ENE, और हम लोग यहाँ पे एल्काइन के केस में सफिक्स यूज करते हैं YNE। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए C3H8 लिखा हुआ है, मतलब हमको नहीं पता चला है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा इसका जनरल फॉर्मूला। तो जो हमारा एल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो हमारा एल्कीन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो हमारे एल्काइंस होते हैं इनकी जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n-2। तो यहाँ पे हमको देखिए कि यहाँ पे कार्बन के 3 आइटम है, मतलब कि C3, अगर हम लोग एल्केन चेक कर रहे हैं तो C3H2 × 3 + 2 दैट इज C3H8, ठीक है। मतलब कार्बन के कितने आइटम है 3 और हाइड्रोजन के कितने आइटम है 8। तो यहाँ देखिए C3 अगर H8 से आपका नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन आइटम में क्या रूट नेम होता है, प्रोप, और इसका सफिक्स क्या है ANE, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन, PROPENE, ठीक है। और सफिक्स ANE आ रहा है मतलब क्या हो गया, ये एल्केन्स हो गए, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एल्केन। अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाता है C3H6 तो आप कैसे करते, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है क्या ये एल्कीन है क्या एल्केन है, तो आपको इससे कैसे पता चलेगा, जनरल फॉर्मूला से, ठीक है। जैसे आप चेक करिए C3H2 × 3 दैट इज C3H6, तो आपको पता चलता है क्या ये एल्कीन है। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है कि इसमें जो आपके सक्सेसिव जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following belong to homologous series of alkynes? इनमें से कौन से homologous series of alkynes को belong करते हैं? हमारे ऑप्शन है C6H6, C2H6, C2H4, C3H4। सो C3H4 ही हमारा एल्काइन को बिलोंग करता है। आप इसको चेक कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। हमने सीखा कि एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो आप यहाँ पे फिल करिए, n की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कार्बन में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो C3H2 × 3 - 2 that is C3H6 - 2 that is 4, C3H4। तो ये जो हमारा C3H4 है इसका अगर नाम होगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा कि 3 कार्बन एटम होंगे तो रूट वर्ड क्या होगा प्रोप, और एल्काइन है तो हमारा सफिक्स क्या होगा YNE, प्रोपाइन, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइन। और ये हमारा क्या C2H4, ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा एल्केन है, और ये हमारा बेंजीन है। C6H6 को हम लोग बेंजीन बोलते हैं। Moving to the next question. Question number 31. A hydrocarbon has 4 carbon atom. एक हाइड्रोकार्बन है उसमें 4 कार्बन एटम है। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स एल्कीन। अगर वो एल्कीन है तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को बताना है। तो अगर एल्कीन है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n, ठीक है, क्योंकि एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम है मतलब n की वैल्यू कितना है 4, तो C4H2 × 4 दैट इज C4H8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है C4H8। अगर आपसे इसका नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड ब्यूट, और लास्ट में हमारा जो सफिक्स होगा वो क्या होगा ENE, ब्यूटीन। तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। जो हमारा एल्काइन होमोलोगस सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है ये हमें बताना है। हमारा ऑप्शन है प्रोपाइन, इथाइन, मीथेन, इथीन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इथाइन। जो हमारा इथाइन है वो फर्स्ट मेंबर है
एल्काइन होमोलोगस सीरीज की। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि मिथाइन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सीखा कि अगर एक कार्बन एटम है तो रूट वर्ड क्या होगा, मिथ, ठीक है। बट हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर अल्काइन है तो क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब क्या होगा, मिनिमम 2 कार्बन एटम होने चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि मिथाइन इज नॉट पॉसिबल, मिथाइन पॉसिबल नहीं होता है। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इथाइन होता है। लाइकवाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कीन के केस में, कि एल्कीन के केस में फर्स्ट होमोलोगस सीरीज की मेंबर कौन सी है, तो भी हमारा क्या होता है, इथीन होती है, जो कि होता है हमारा C2H4, इथीन। क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द गिवन इज नॉट ए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। हमारा ऑप्शन है इथीन, इथेन, इथाइन, बेंजीन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेंजीन। जो हमारा बेंजीन है ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, या आप हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बात हो रही है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ जाते हैं। और जो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, कि नॉट एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो जो हमारा बेंजीन है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, और यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये आप C6H6 होता है, बेंजीन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन सी है जो सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग नहीं करती है। हमारा ऑप्शन है CH4, C2H6। तो आप यहाँ पे देखेंगे CH4, C2H6, C3H8 और C4H8 दिया हुआ है। तो आप इस तीन के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमने पढ़ा कि होमोलोगस सीरीज में कितने की डिफरेंस होनी चाहिए, CH2 मतलब क्या 14U यूनिफाइड मास। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होना चाहिए, या 14 एटॉमिक मास यूनिट की डिफरेंस होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा मीथेन है, ये हमारा इथेन है, ये हमारा प्रोपेन है। तो इस दोनों के बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। और ये हमारा क्या है, C4H8, ये हमारा ब्यूटीन है, मतलब ये क्या है, ये एल्कीन है। तो ये एल्केन थे और ये एल्कीन है, तो ये क्या है, ये बिलोंग नहीं करता है सेम होमोलोगस सीरीज में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, C4H8। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड। वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एल्कीन्स। क्वेश्चन नंबर 36, the difference in molecular formula and molecular mass of CH4 and C2H6 is। जो हमारा CH4 है और C2H6 है, इनके बीच में मॉलिकुलर फार्मूला और मॉलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस होगा। तो हमको यहाँ पे समझ में आया कि जो हमारा CH4 है और C2H6 है ये सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, CH2 का। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं C2H6 है और CH4 है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो CH2 तो, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मॉलिकुलर मास। तो हमको पता है कि जो हमारा कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12U, और जो हाइड्रोजन का होता है वो 1U। यहाँ पे 2 एटम है तो 2U, 12 और 2 14U, तो CH2 एंड 14U, CH2 एंड 14U। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा होमोलोगस सीरीज होता है उसमें जो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस या 14 एटॉमिक मास या 14 यूनिफाइड मास की डिफरेंस होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। इनमें से क्लोरीन मॉलिक्यूल की करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,7।
मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी कितनी इलेक्ट्रॉन्स की है, एक इलेक्ट्रॉन्स की है। तो यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन कैसे पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में, मतलब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तब Cl2 का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, और हम लोग को यहाँ पे लेविस सिंबल बनाना पड़ेगा। तो क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। एक और एटम होंगे क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 7, और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया हमारा क्लोरीन Cl2 का फॉर्मेशन। अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनेंगे, तो एक हमारा एटम है क्लोरीन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन एटम है, तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो हम लोग ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्लोरीन के। तो इस वाले में देखेंगे तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो ये हमारा लिविज डॉट स्ट्रक्चर है। तो आप मैच करिए, तो देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें सिंगल बॉन्ड का, इसमें सिंगल बॉन्ड का, इसमें डबल बॉन्ड का, तो ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमको पता है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। इसमें देखिए क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पहला वाला देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमको वैसे इलेक्ट्रॉन को शो करना पड़ता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए, नीड टू शो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। साथ साथ हमको वो भी इलेक्ट्रॉन को शो करना पड़ते हैं जो कि आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, नीड टू शो इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है क्लोरीन मॉलिक्यूल की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात हो रही है, तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जनरल फॉर्मूला क्या है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हमने सीखा, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन में प्लस हो रहा है, +2, यहाँ पे एज इट इज रह जा रहा है, और यहाँ पे -2 किया जा रहा है। तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो हमारे एल्केन्स होगा उसमें हाइड्रोजन आइटम सबसे ज़्यादा होंगे, फिर एल्कीन में और फिर एल्काइन में। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड की बात करूँ, जब कार्बन आइटम 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6 C2H4 C2H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आइटम डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसमें, एल्केन में, फिर एल्कीन में, फिर एल्काइन में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयन, इनमें से कौन से ऐसे कार्बन के कंपाउंड है जिनमें आयन कंसिस्ट नहीं है। हमारे ऑप्शन है CHCl3, CaCO3, NaHCO3, Ca2C। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, CHCl3। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब क्या करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या है, सोडियम, सोडियम में मेटल है, और यहाँ पे कैल्शियम भी मेटल है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो इनके बीच में क्या होगी कि इनके बीच में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब इनके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कैसे बॉन्ड होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो और इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, कार्बन एक्सिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली कोल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली।
जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन होता है वो CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एयर में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, विच ऑफ दिस कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्काइंस। इनमें से कौन कौन से अल्काइंस है हमें ये बताना है। तो अल्काइंस का मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। पहला, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये सही है। यहाँ पे चेक करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये सही नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सही नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए वैलेंसी विधि हम लोग देखते हैं, तो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो सही है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, तो ये भी सही है। और यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, एक 3 बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए एंड डी ये हमारा किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो बोथ है ए एंड डी। तो हमको कैसे पता चला कि ये सही है, क्योंकि हमने देखा कि वाई एन अल्काइंस है, तो अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 एज। हमारे ऑप्शन है ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, नन। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जिसकी भी नंबर कम होगी, मतलब वैसे एलिमेंट जिनकी एटम कम होंगी यहाँ पे, उसको हम लोग सेंटर में डालेंगे और बाद में हम लोग यहाँ पे बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, तो मतलब क्या हो गया 2,5, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो हमने यहाँ से 3 साइड से हाइड्रोजन ले आया, 1 2 3, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमोनिया, ठीक है। तो इसमें हमने देखा क्या कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहा है, वो हमारा सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वैसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे पेयर की बात हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, मतलब पेयर्स में बात होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वीकेस्ट कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ। हमारे ऑप्शन है C2H2, C2H4, C2H6, ऑल हैव द सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि C2H2 है, तो C2H2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन। C2H4 में क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। C2H6 मतलब ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि बेसिकली हम यहाँ पे बात करें कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा वीक होगा कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो ऐसे कार्बन क्या हो रहा है और क्लोज आ रहा है, और क्लोज आने के कारण क्या होगी कि और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब इस केस में क्या होगा कि ये वीकेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे कि कार्बन कार्बन एटम की जो दूरी होगी, जो बॉन्ड लेंथ होगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वीकेस्ट किस में होगी, तो सिंगल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, वीकेस्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, C2H6, जो कि हमारा इथेन। इसका नाम क्या है, इथीन, और इसका नाम क्या है, इथाइन। Moving to the next question. क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द गिवन हैज अ डबल बॉन्ड। इनमें से किसके पास डबल बॉन्ड है। हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हमने सीखा कि हाइड्रोजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, इसकी जो नियरेस्ट नॉर्मल गैस है वो कौन सी है, हीलियम, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो जो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम उसकी कन्फिगरेशन को अटेंड कर लेता है, तो ये डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 8, तो मतलब क्या हो गया 2,6, तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के केस में क्या होती है एटॉमिक नंबर 7, तो 2,5, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और जो आपका मीथेन मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होता है, ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसमें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो CH4 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, विच ऑफ द गिवन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछेगा और एग्जाम्पल क्या है, तो आपका एग्जाम्पल है इथाइन। इथाइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, इथाइन की कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो इथाइन है मतलब क्या हो गया कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है गलत हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, और यहाँ पे H3 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे इस कार्बन ने 3 और बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बचा क्या, ये बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो ये स्ट्रक्चर सही है। Moving to the next question, 47, which among the following are unsaturated hydrocarbon, इनमें से कौन से unsaturated hydrocarbons है। तो हमने सीखा कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला पहले में क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, और ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसा होगा CH CH और फिर CH और H, ये बेसिकली आपका ब्यूटेन है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है। तो आप देखिए कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखे, तो ये कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए 3, तो हम लोग क्या इसको H3C लिख सकते हैं, हाँ। और कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो आपने यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाया, और कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पे H2 दिखाया। फिर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाया, और फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है तो H2। फिर यहाँ पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन है और कार्बन है तो H3 CH3। तो यही आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, तो इससे आपको घबराना नहीं, आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे समझ में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका क्या होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है ये भी नहीं होगा, इसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड है तो ये भी होगा। तो सेकंड एंड थर्ड आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड एंड थर्ड जो कि आपके ऑप्शन बी में सेकंड एंड थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दी हुई है, और यहाँ पे क्या है आपके कुछ नाम दिए गए हुए हाइड्रोकार्बन्स की, और यहाँ पे फॉर्मूला है आपको मैच करना है। मीथेन, तो मीथेन में क्या होगा, हमने सीखा कि जो कार्बन अगर एक होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक होते हैं, और वहाँ पे सफिक्स क्या है ANE, तो वो क्या होंगे एल्केन होंगे। और यहाँ पे मिथ है तो क्या होगा कार्बन एटम एक है तो इसका नाम क्या है मीथेन, तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा CH4। यहाँ देखिए इथीन, इथीन मतलब क्या है सफिक्स क्या है ENE, तो ये क्या है एल्कीन है। और हमने सीखा कि इत का मतलब क्या कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी 2, तो देखिए तो क्या होना चाहिए C2H4, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। तो देखिए C2H4 कहाँ है C2H4 आपका यहाँ पे। यहाँ देखिए ब्यूटेन, फिर से सफिक्स क्या है ANE, मतलब क्या है ये एल्केन है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, तो ये क्या हो जाएगा C4H10। ब्यूट का मतलब क्या कार्बन एटम 4, C4H10 देखिए कहाँ है C4H10 आपको यहाँ लास्ट में। फिर देखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन का मतलब क्या है सफिक्स क्या है YNE आया,
YNA का मतलब क्या होगा कि ये आपका एल्काइन है, और एल्काइन में क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला CnH2n -2। तो यहाँ पे देखिए प्रोपाइन के केस में क्या आ जाएगा, C3H2 इंटू 3 -2 दैट इज C3H4। तो देखिए C3H4 कहाँ है, C3H4। अब देखिए प्रोपीन है, तो प्रोपीन है तो सफिक्स क्या है, ENE है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्कीन होंगे। एल्कीन होगा तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। तो यहाँ पे देखिए, और प्रॉप है, प्रॉप का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 3। तो यहाँ पे देखिए C3H2 इंटू 3 दैट इज C3H6। वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इथेन। इथेन का क्या होता है, C2H6, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आपको अगर जनरल फॉर्मूला पता है और साथ आपको पता है कि उसके सफिक्स क्या होते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, तो हमको यहाँ पे मैच करना है। H2, हमने सीखा कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, तो अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। फिर O2 में भी हमने सीखा कि ऑक्सीजन क्या करता है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आपसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डॉट रेसिस्टर पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, तो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन आइटम है, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बच गए जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको भी आपको डिपिक्ट करना होगा। ऐसा हमने क्यों किया कि क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6। N2, तो N2 क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। H2O, अब हमको H2O बनाना है, तो H2O बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि अगर जिसकी संख्या कम होगी उसको आप सेंटर में डालेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन के एटम 2 है, तो ऑक्सीजन हमारे सेंटर में आएगा। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 2, और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको आपको यहाँ पे डिपिक्ट करना होगा। तो ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH3। तो हमने सीखा कि NH3 में क्या होगा कि N के कितने आइटम है, 1 आइटम है, और हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 3 आइटम है। तो आपका नाइट्रोजन जो है वो सेंटर में आएगा, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5। तो इसकी जो लेवी सिंबल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन डिपिक्ट करने हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो 3 बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। CO2, तो CO2 के हमको बनाना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे C है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। तो कार्बन की एटम की संख्या कम है, तो इसको हम लोग सेंटर में डालेंगे। और यहाँ पे क्या है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के केस में लेवी सिंबल क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो इससे क्या होगा कि कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन गए और ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या है, ये स्टेबल कंपाउंड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी शेयरिंग हुई, तो 2 यहाँ पे, 4 6 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। फिर हमारे पास क्या है, CH4 मीथेन। तो हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो 8। तो इससे आपसे क्या सीखा कि अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बने मतलब 4 बॉन्ड बने तो 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर किया, जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।